वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन करके हम स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। तो आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति और विविधता का आधार, क्या इनके सिद्धांत हैं, ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इससे पहले जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है उसके वीडियोस मैंने आपको पहले दे दिए, क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे समझ नहीं आएगी तो आपको जेनेटिक्स समझने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ मेरे नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, समझिए, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो कोई भी चैप्टर समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जाने वाले हैं, अर्थात उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस थीम पे ये हमारा चैप्टर आधारित है। जैसा कि चैप्टर का नाम मैंने बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या इसका आधार है, क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि किस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में एक नीरसता थी बनी रहेगी और आप अच्छे से नहीं जान पाएंगे कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या था, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान उत्पत्ति करने का गुण रखता है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जो उच्च कोटि के जीव होते हैं। तो हम यहाँ मनुष्य के रेफरेंस में ही बात करेंगे। और लैंगिक जनन सबसे अच्छा जनन माना गया है क्योंकि इसके जरिए नए लक्षणों का विकास होता है, और जो नए लक्षणों का विकास होता है उनका जो ट्रांसफ़र होता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, माता पिता से उनके बच्चों में वे लक्षण कैसे जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं, उसका अध्ययन ही मैंने बताया था आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। तो उसी पे आधारित है हमारा यह चैप्टर, जिसकी अगर हम थीम या सेंट्रल आइडिया बोलें तो उसका सेंट्रल आइडिया है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अर्थात लक्षणों का, जिसे हमने ट्रेट्स करके मैंने बताया था, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ये किस प्रकार जाएंगे, कैसी इनकी प्रोसेसिंग होगी, इस सारे केसेस का अध्ययन हम करते हैं आनुवांशिकता में। उसी पर हमारा यह चैप्टर आधारित है। तो इसका पहला टॉपिक, सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ये आनुवांशिकता क्या होती है, मीन्स इसके लिए टर्म यूज किया जाता है हेरिडिटी। तो व्हाट इज हेरिडिटी, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशंस क्या होता है। तो पहले हम हेरिडिटी जानते हैं। हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता। ब्रांच का नाम मैंने बता दिया था कि जीव विज्ञान की जिस ब्रांच में हम आनुवांशिक अध्ययन करते हैं, इट इज नोन एज जेनेटिक्स, उसको हम आनुवांशिकी कहते हैं। और हेरिडिटी इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आप समझ ही गए होंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ, तो जब हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान होगा, किस प्रकार से जो आनुवांशिक लक्षण हैं वह माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे। जैसे कि जो लक्षण आपने प्राप्त किए हैं अपने माता पिता से, आपने सुना ही होगा किसी से सुनते हुए कि तुम्हारे बाल तो पिताजी की तरह हैं, तुम्हारी आंखें तो मम्मी की तरह हैं, तुम्हारी हाइट पिताजी की तरह है। तो ये सब चीज़ें आनुवांशिकता की हैं, क्योंकि आनुवांशिकता का तात्पर्य यही है कि हमें माता पिता से जो लक्षण प्राप्त हुए उनमें कुछ समानता भी होगी और असमानता भी होगी। बिल्कुल अलाइक नहीं हो सकते, लेकिन क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उसी का अध्ययन है आनुवांशिकी। तो हेरिडिटी के अंतर्गत हम, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षण जाते हैं, उसका अध्ययन हेरिडिटी कहलाता है। अब इसका बेसिस क्या है, कैसे हम इसका आधार बताएंगे कि जो हमारी हेरिडिटी है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना मारें
वरना आपको सारे टॉपिक्स, क्योंकि बेहद ही सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ और टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, बल्कि आप उससे उसका डिटेल ही मिलेगा कि हो सकता है कुछ टॉपिक्स उसमें शॉर्ट में होते हैं, वो उसको आपको डिटेल में ही मिलेंगे। तो हेरिडिटी का बेसिस क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, क्योंकि आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया था, तो मेंडल जो आनुवंशिकी का आधार मानते थे वो कुछ एक जोड़े कारक को मानते थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त जीन शब्द का ज्ञान नहीं था, उन्होंने जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए और देखिए उसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वीडियोस के, उनको आप देखिए। तो मेंडल ने बताया था कि जो आनुवंशिकता का आधार है वह है एक जोड़ी कारक, वन पेयर फैक्टर, वन पेयर फैक्टर, जिसको हम दैट इज, क्योंकि अब हम जान गए हैं उस फैक्टर को अब जीन कहा जाता है, तो इनडायरेक्टली जीन, तो वो जीन्स ही होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीन्स क्या होते हैं इसको भी मैंने अपने टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है, जाकर आप वहाँ पर देखिए। तो जीन्स वो जिम्मेदार होते हैं एक कैरेक्टर या कई कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए। और जीन्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड दे आर फाउंड इन स्पेशल पार्ट्स नोन एज लोकस ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ये मैंने सारी टर्मिनोलॉजी बता रखा है कि क्रोमोसोम्स प्रत्येक जीवधारी में एक निश्चित संख्या में होते हैं, वो और उस जीव जाति की विशेषता होती है, उसी क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं। और जीन्स डीएनए के बने हुए सेगमेंट्स होते हैं, और जीन्स हर फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में डिफरेंट टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की भी, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ही समझना है कि इनके प्रिंसिपल क्या 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 है। तो हम आते हैं अगले टॉपिक पे, इनहेरिटेंस ऑल्सो नोन एज वंशागति, इसको हम वंशागति के नाम से भी जानते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, अभी हमने पढ़ा था द स्टडी ऑफ द प्रोसेस दैट इज नोन एज हेरिडिटी। नाउ इनहेरिटेंस इट इज द प्रोसेस बाय विच characters transfers from one generation to the next। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों के जाने का प्रक्रम होता है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस, वही इनहेरिटेंस कहलाती है। ये बेसिक डेफिनेशन है, लीस्ट डेफिनेशन है, ये नहीं समझ सकते तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें अपने माता पिता से जो कैरेक्टर प्राप्त हुए हैं वो कैसे प्राप्त हुए, वह घटना हमारी कहलाती है इनहेरिटेंस। ओके, नाउ कम्स टू वेरिएशंस। ये वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस मीन्स विभिन्नता, डिफरेंसेस। आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे होंगे, आपने ये भी देखा होगा एक ही माँ बाप की सारी संतान अलाइक नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, सभी में डिफरेंसेस मिलेंगे। सबकी हाइट अलग होंगी, सबके स्किन टोन भी अलग होंगे, हेयर कलर्स अलग होंगे, आई शेप अलग होंगे, इंटेलिजेंस ही अलग होगी, सारा कुछ अलग मिलने वाला है। कुछ कुछ समानताएं भी होंगी और लेकिन अलाइक नहीं होने वाले हैं। एक ही संतान के होने के बावजूद, एक ही जनक के होने के बावजूद उनमें कभी सिमिलरिटी नहीं मिलती। तो वही डिससिमिलरिटीज बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सिमिलर पेरेंट, जब सेम जो जनक होता है और उसके जो संतानें होती हैं उनके बीच जो विभिन्नताएं मिलती हैं दैट इज नोन एज वेरिएशंस। या इंडिविजुअल्स के बीच भी डिफरेंसेस जो मिलते हैं वो भी वेरिएशंस, विभिन्नता के टर्म पे रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जो वेरिएशंस जो होती हैं ये टू टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं सोमैटिक वेरिएशंस और दूसरी होती है जेनेटिक। इनको भी इन शॉर्ट में हम जान लेते हैं। इन समरी बताऊं, हमारी बॉडी में टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। एज यू स्टडी इन 11th क्लास में आपने मियोसिस और जब माइटोसिस पढ़ा होगा उसमें मैंने समझाया था, और नहीं समझे तो जब 11th के वीडियोज़ में बनाऊंगा तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। तो हमारी बॉडी में टू टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सोमैटिक सेल्स और दूसरी होती हैं जर्मिनल सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारे पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती हैं एक्सेप्ट जेनाइटल्स, जनन अंगों को छोड़कर बाकी जो अंगों का निर्माण करती हैं वो सोमैटिक सेल्स होती हैं। और जिनसे हमारे जनन अंगों का निर्माण होता है मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज, दैट इज नोन एज जर्मिनल सेल्स।
तो उसी के आधार पर जो वेरिएशंस भी होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। सोमेटिक वेरिएशंस जो केवल हमारे बॉडी पार्ट्स यानी बॉडीली फंक्शंस या हमारी बिहेवियर जो हमारी बिहेवियरिस्टिक होती हैं उसको ये शो करती है सोमेटिक वेरिएशंस। ये लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती, अर्थात ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाली नहीं है। और जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं, बिकॉज दे आर मेनली अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस। उत्परिवर्तन होते हैं, इनको आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में जानेंगे। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? जब कभी भी अचानक जीन्स में, डीएनए में या क्रोमोसोम में कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो वह स्थायी परिवर्तन होता है। और स्थायी और ये चेंजेस जो आते हैं क्योंकि जीन्स और क्रोमोसोम्स और डीएनए में आए हैं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जरूर जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई भी पड़ते हैं। तो ऐसे वेरिएशंस जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगी उनको हम जेनेटिक वेरिएशंस भी कहेंगे। और जो केवल फिजिकल अपीयरेंस या केवल उसी इंडिविजुअल्स तक सीमित रह जाती हैं वह होता है उसका सोमेटिक वेरिएशंस। अब सोमेटिक वेरिएशंस आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैंने बताया एक ही जनक की सभी संतानें, तो क्या आपने देखा हो क्या सारे बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं होते? हो सकता है एक आईएएस बन गया तो दूसरा हो सकता है 1 नंबर 1 का लफंगा बन जाए, या हो सकता है एक की हाइट तो काफ़ी अच्छी है 6 फुट हाइट है और एक की हाइट 5 फुट रह जाए क्योंकि माँ का हाइट कम थी। या तो लाइफ टाइम में कोई कैरेक्टर आप बढ़ा सकते हैं, आपने बॉडी मसल्स बना ली तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, नेवर, कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कैरेक्टर आपका बॉडीली सेल्स का है, सोमेटिक सेल्स का है, ये जर्नल सेल्स में नहीं है। यही प्रकार इंटेलिजेंसी है, कोई गारंटी नहीं है कि डॉक्टर का जो बेटा है वो डॉक्टर ही बनेगा। क्यों? हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा ना हो, क्योंकि ये आपका जीवन काल का कैरेक्टर है, ये आपने जीवन में अचीव किया है, लाइफ टाइम में अचीव किया है, तो इसकी कोई गारंटी है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस। तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें कुछ टर्म्स थे, इनहेरिटेंस क्या है, क्योंकि अगर आपको जब तक चैप्टर की थीम समझ में नहीं आएगी, समरी समझ में नहीं आएगी, आप चैप्टर को ही समझ नहीं पाएंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इनहेरिटेंस जाना आपने, वेरिएशंस भी जान ली, और इन्हीं के ऊपर आधारित है हमारा पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। और इसी के आगे फिर मेंडल के बारे में, मेंडल के प्रयोगों के बारे में, क्रॉसेस के बारे में। लेकिन उनको जानने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से सीखना पड़ेगा, और उसने अगर आपने वो अभी तक नहीं सीखी है तो मेरे 4 वीडियोज़ मैंने इस सीरीज़ के बनाए थे, उन चारों वीडियोज़ की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए और देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। थैंक यू।